फिलोसफी जैसा सब्जेक्ट कौन पढ़ता है? जिसमें ग्रोथ का कीड़ा हो, वही बैठ सकता है। 5 दिन तो लगातार काम चलता है, ले दे के सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, उसमें भी। हम्म, तो मतलब कुछ तो अंदर है ना। कुछ को तो देखिए नीड है। मे भी कोई पेन से आप गुजर रहे हैं, इसलिए आप आए हैं। ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू एन इशू, एंड दैट इशू इज बिल्डिंग, एंड समहाउ आप फील कर रहे हैं ना, इनफ इज इनफ, आई हैव टू रिजॉल्व इट। क्योंकि बहुत समय तक तो हम ना उसको पालते ही रहते हैं। नहीं, हमारा घर का नल खराब हो जाए तो भारतीय ना तुरंत प्लम्बर नहीं बुलाते। पहले अगर बूंद बूंद टपक रहा है तो टपकने देते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर थोड़ा ज्यादा टपकने लगे तो कपड़ा बांध देते हैं उसके ऊपर, अपना घरेलू जुगाड़ लगा देते हैं। फिर जब बहुत ही ज्यादा बहने लग जाता है तब प्रोफेशनल की हेल्प लेने आते हैं। तो पर्सनालिटी टाइप पे आ जाएं, सब रेडी हैं? एक बार रेडी लिख दीजिए, इफ एवरीबडी इज रेडी एंड रीसेट। तो अब देखें। अच्छा, एक और चीज आपसे कहूँ कि कई बार आप ना इन पेन से अगर गुजरते हैं, सफरिंग से गुजरते हैं अपनी लाइफ में, तो मेनी टाइम्स आप समझिएगा कि कई बार आपके पेन से ही आपका पर्पस अनलॉक होता है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे गांव के लोगों के बीच में भी रहने का मौका मिला। आज भी कई बार जाता हूं तो मिलता हूं, मुझे वो भी एक्सेस है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स और पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो आज बिलियनियर्स हैं। ठीक है। आप रिसेंटली जैसे रिजवान साजन को आप जानते होंगे, दुबई के बिल्कुल प्रॉपर्टी किंग है। 5.4 बिलियन की नेटवर्थ, मुंबई के स्लम से निकल करके एक बिलियनियर आज की डेट में है। तो ऐसे लोगों से भी दोस्ती है और बिल्कुल गांव के किसानों से भी दोस्ती है। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो मुझे देखने मिलता है। तो एक चीज मैं समझता हूं दैट मेनी टाइम्स यू गो थ्रू पेन बिकॉज समथिंग वांट्स टू अनलॉक। इसलिए इंग्लिश में एक बात भी कहते हैं कि मेनी टाइम्स द बेस्ट गिफ्ट्स ऑफ योर लाइफ विल कम इन अगली पैकेजिंग। कई बार आपके जीवन के खूबसूरत तोहफे ना एक गंदी पैकेजिंग में आपको मिलते हैं। हम कई बार सिर्फ उस पैकेजिंग को देख के ना उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको दूर कर रहे होते हैं। बट आप उस पैकेज को अगर खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बाहर भले ही गंदी थी, पैकेजिंग गंदी थी, दुर्घटना की फॉर्म में आया, वो पेन की फॉर्म में आया, लेकिन जब उसमें से आप बाहर निकले या उसमें से जो लेसन आपने लिया, तो आप देखोगे कि वही आपके लिए सबसे खूबसूरत गिफ्ट बन जाएगा। तो इवन कई बार यू गो थ्रू पेन बिकॉज देर इज पर्सनल ग्रोथ दैट वांट्स टू अनलॉक विद इन यू। 4 टाइप की पर्सनालिटी देखें एनएलपी के अंदर होती है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड ऑडियो डिजिटल। अगेन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स में तो आपके हो गई। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड ऑडियो डिजिटल। आज मैं सबसे ज्यादा एडी टाइप पे आपसे बात करूंगा। ठीक है। चारों ही पर्सनैलिटी हमें कुछ कुछ मात्रा में रहती है, लेकिन एक हमारा अगेन डोमिनेटिंग। जैसे आप अगर विजुअल हो ना, तो आप समझिए कि 70% आपके इनर वर्ल्ड में डोमिनेंस विजुअल का होगा, 30% बाकी पार्ट का होगा। ठीक है। अगर आप ऑडिटरी हो तो 70% 60% इन्फ्लुएंस ऑडिटरी पार्ट का होगा, बाकी पार्ट्स 20-30% में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मगर है क्या इनका मतलब, समझे। एनएलपी पर्सनालिटी टाइप ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और परसेप्शन डेवलपमेंट, इनके आधार पे ये बाइफर्गेशन होता है। तो जैसे विजुअल व्यक्ति हैं, विजुअल व्यक्ति कौन होते हैं?
ये विजुअल लोग जो हैं अपने एनवायरनमेंट में सबसे जल्दी विजुअल इंफॉर्मेशन से प्रभावित होते हैं। दे ट्रिगर्ड बाय विजुअल इंफॉर्मेशन, दे नोटिस विजुअल इंफॉर्मेशन इन प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विजुअल व्यक्ति जब किसी से मिल रहा है तो ये सबसे पहले उस व्यक्ति के कलर कॉम्बिनेशंस और लुक्स कैसे लग रहे हैं, वो उसका पहला जजमेंट होगा तय करने का। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मापदंड क्या होगा, विजुअल इंपैक्ट कैसा है। विजुअल व्यक्ति चीजें जब सीखते हैं, आपकी लर्निंग स्टाइल विजुअल व्यक्ति की कैसी होती है, एक विजुअल व्यक्ति की लर्निंग स्टाइल होती है देख देख करके पढ़ना। उसे बोल के पढ़ना पसंद नहीं है, उसे सुन के पढ़ना पसंद नहीं है, उसे देखना पसंद है कि कुछ ड्रॉ कर दिया जाए, कुछ लिख दिया जाए, या फिर कुछ पढ़ता रहे वो बस मन के अंदर, उसे बोल के पसंद नहीं है। विजुअल व्यक्ति जब बात करेगा तो बात के अंदर उसका फिलर पता क्या होता है ज्यादातर, देखिए, देखो, देखो जी, देखियो, देखते हो। हाँ, आपको हमेशा देखो करके वो बुलाते हुए मिलेंगे, और देखिए शब्द का कुछ भी समझाना हो, देखिए शब्द बहुत मिलेगा आपको। विजुअल व्यक्ति बहुत स्पीड में बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, और विजुअल व्यक्ति अपनी बॉडी का बहुत यूज करते हैं बोलते समय। यानी कि अपने हैंड्स को वो कई बार अपने पॉइंट समझाने के लिए स्पेस में जगह बता रहे होते हैं, कि अपने सामने स्पेस में एक पॉइंट राइट में है तो राइट हैंड लेंगे, एक पॉइंट लेफ्ट में लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी विजुअल स्पेस में पॉइंट्स बने हुए हैं। उन पॉइंट्स में एक इधर लिखा हुआ है और एक इधर लिखा हुआ है, तो वो जब आपसे बात भी करेगा वो विजुअल प्रेजेंटेशन उसका दिमाग में चल रहा है, तो बात करते समय आपको पॉइंटर बताता रहेगा। तो बड़े सिंपल से होते हैं, और बहुत सारे लोग इस दुनिया के विजुअल होते हैं। तो विजुअल व्यक्ति सबसे पहले विजुअल इंफॉर्मेशन से प्रभावित होगा। इसकी बातों में बहुत स्पीड होगी, बोलने की स्पीड बहुत तेज होगी, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी का यूज, लोकेशंस ये बताता हुआ मिलेगा आपको समझाते हुए। ये चीजें देख करके पढ़ता है। पूरा व्यू इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा विजुअल लोगों के लिए होता है। व्यू इंडस्ट्री क्या होती है कि आपके फ्लैट में यहां से पौंड का या तालाब का लुक है, समंदर का लुक है, आपको 10 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप अगर विंडो सीट पे चूज कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे हैं तो कोई भी व्यक्ति ये चीज ले लेगा, लेकिन विजुअल व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा पैसे अगर नहीं भी हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो कैसे भी एक्स्ट्रा बजट लगाएगा अपना, लेकिन वो मेक श्योर करेगा कि उसका व्यू बढ़िया है। तो इसीलिए आप देखते हैं होटल्स में रूम जिनका बढ़िया व्यू होता है उनके चार्ज ज्यादा होते हैं। आप विंडो सीट्स के चार्जेस हमेशा ज्यादा आपको मिलेंगे। फ्लैट्स में अगर व्यू अच्छा हो तो ज्यादा मिलेंगे। तो विजुअल व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि व्यू कैसा है। क्लियर है? सेकंड है ऑडिटरी व्यक्ति, बिल्कुल सिंपल है विजुअल लोग। सेकंड है ऑडिटरी लोग। ऑडिटरी लोग, जैसा कि नाम है, इन्हें ऑडियो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये आपको जज कपड़ों पे नहीं करेंगे, लुक पे नहीं करेंगे, इनका जजमेंट चालू होता है जैसे आप मुंह खोलते हो। ये आपकी आवाज को जज करते हैं, पिच कैसी है, टोन कैसी है। इनके ट्रिगर पॉइंट टोन होते हैं। विजुअल का ट्रिगर पता क्या होता है? चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करते समय हल्का सा फ्राउनिंग कर रहा है, विजुअल व्यक्ति तुरंत ट्रिगर हो सकता है, यार ऐसा फेस क्यों बना लिया इसने मुझसे बात करते समय। लेकिन ऑडियो व्यक्ति पता है फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं, उसको टोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोन कैसे बनाई है। टोन हल्की सी भी ऊपर नीचे हो गई, ये तुरंत ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। ऑडियो व्यक्ति पूरा जो ऑडिबल है, ये जो कुकू एफएम हो गया, ऑडिबल हो गया अमेजोन का, ये जो रेडियोज हो गए, ये सारे ऑडियो व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। ऑडियो व्यक्ति को पढ़ना पसंद नहीं है, उसको कान में हेडफोन लगा दिया, बोलते रहो, मैं सुनता रहूंगा। तो कई बार तो इस क्लास में भी जो ऑडियो व्यक्ति है ना, वो कई बार अपना कैमरा बंद करके अभी बेड पे लेटे हुए होंगे मस्त, एक पैर पे दूसरा पैर रख करके, और हेडफोन लगा रखा होगा और सुन रहे हैं। ठीक है? ऑडियो व्यक्ति का जो फिलर है, आई एम इन द सेम पोज कि बहुत से है ना जिनका एक पैर दूसरे पैर पे है अभी। जानता हूं मैं आप लोगों को। तो ऑडियो व्यक्ति का जो फिलर होता है वो पता है क्या होता है? सुनो, सुनो जी, सुनते हो, सुनो ना, सुनियो भाई, ये हमेशा सुनो में चलेगा।
अच्छा, ऑडियो व्यक्ति बाहर की आवाजों से तुरंत परेशान हो जाता है। अगर एक रूम में आपने, अगर बचपन में सिबलिंग्स आपके रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा भाई बहन जरूर होता है जिसको अगर पढ़ाई करने बैठ गया तो घर में जरा सी आवाज नहीं कर सकते आप, ये तुरंत डिस्टर्ब होता है। विजुअल वाला व्यक्ति बाजू में आप ड्रम भी बजा लो, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इमेजेस में पढ़ रहा है ना, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आवाजें इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। क्लियर? ये है ऑडियो, ऑडिटरी। आपको पता है अमेरिका में तो कई जगहों पे पहले ये लर्निंग स्टाइल के टेस्ट होते हैं, अगर विजुअल लोग हैं तो उन्हें पढ़ाई में बहुत चीजें विजुअली पढ़ाई जाती है, क्योंकि जो आपका लर्निंग स्टाइल होता है आप उसमें पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी सीखते हैं चीजों को। ऑडिटरी बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑडियो फॉर्मेट में चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है। तीसरे हैं काइनेस्थेटिक। थर्ड है काइनेस्थेटिक लोग। काइनेस्थेटिक लोग हैं दोस्तों फीलिंग ड्रिवन लोग। काइनेस्थेटिक का मतलब एनएलपी में होता है फीलिंग ड्रिवन। तो काइनेस्थेटिक पर्सनालिटीज जो होती है ना, ये वेरी इंट्यूटिव पर्सनालिटी है। ये बहुत ज्यादा लॉजिक पे चलने के बजाय ये इमोशन ड्रिवन होते हैं, फीलिंग ड्रिवन होते हैं। ये किसी को ना तो लुक पे जज करेंगे, ना आवाज पे जज करेंगे, ये पता किस पे जज करते हैं, वाइब कैसी आ रही है, व्हाट इज द वाइब, व्हाट इज द एनर्जी आई एम फीलिंग विद दिस पर्सन। तो ये आपकी प्रेजेंस में अपनी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं और उस फीलिंग से जज करते हैं, यार अच्छी वाइब आ रही है इस व्यक्ति में से। कई बार व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है लेकिन उससे वाइब अच्छी नहीं आ रही है, तो ये अपना जजमेंट देख के नहीं करते हैं, बोल के क्या बोल रहा है उससे नहीं, इनका कनेक्शन फील हुआ कि नहीं हुआ, एनर्जी कैसी लगी, वाइब कैसी महसूस हुई है। सो दे आर वेरी इंट्यूटिव। इनके डिसीजन जो होते हैं वो बहुत इंट्यूशन बेस्ड होते हैं, ये ज्यादा डिटेल्स में डिसीजन नहीं लेते। अगर फीलिंग बन गई, गाड़ी खरीदने गए, अगर फीलिंग बन गई तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका सीसी कितना है यार, इतना क्या पावर है, मोटर है। फीलिंग बन गई ना, फीलिंग बन गई, दे विल गो फॉर इट। कई बार डिसीजन सही भी हो सकते हैं, कई बार गलत भी हो सकते हैं, बट दे विल ऑलवेज गो विद देयर गट फीलिंग, दे विल ऑलवेज गो विद देयर इंट्यूशंस। दे आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव पीपल। काइनेस्थेटिक लोग बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कई बार ये ऑल्टरनेट हीलिंग्स में बहुत बिलीव भी करते हैं। एनर्जी हीलिंग्स हो गई, साउंड हीलिंग्स हो गई, रेकी हो गए, चक्रा हीलिंग्स हो गए, कई स्पिरिचुअल मेडिटेशंस हो गई। इन सब में इनका फेथ और बिलीफ भी बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे आर एनर्जी ड्रिवन एंड दे आर सेंसिटिव टू एनर्जी। काइनेस्थेटिक लोगों को चीजें करके पसंद आती है, इन्हें सिर्फ पढ़ के मजा नहीं आता, इन्हें सिर्फ सुन के मजा नहीं आता, इन्हें कुछ करवाइए आप, देन दे फील गुड। मतलब विजुअल व्यक्ति क्या करेगा, मैनुअल पढ़ के कंप्यूटर असेंबल करने की कोशिश करेगा। ऑडियो व्यक्ति किसी से कॉल पे बात करेगा कि अब ये कर लूं, वो कर लूं, अब ऐसे कर लूं, ये कर लूं। काइनेस्थेटिक व्यक्ति ना मैनुअल पढ़ेगा, वो खुद ही जोड़ जोड़ के देखने का प्रयास करेगा, देखो तो सही यहाँ से ये फिट हो जाएगा, इसको करके देखने में मजा आता है। राइट? इसलिए कई बार जब फाउंडेशन लेवल में हम बहुत सारे मेडिटेशन तो नहीं करते हैं, कुछ छोटे मोटे बेसिक टेक्निक्स हम सीखते हैं, राइट? तो कई बार काइनेस्थेटिक लोग, कई बार मैं देखता हूँ मेरी क्लास में, कई बार हल्के से बोर हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कुछ करवाइए। अब कुछ यहाँ तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कोई आंख बंद करवा दीजिए, कोई सांस अंदर बाहर करवा दीजिए, कुछ मेडिटेशन कुछ लिखवा दीजिए मुझे। काइनेस्थेटिक व्यक्ति को चाहिए कुछ करवाओ मेरे से, कुछ करवा क्यों नहीं रहे हो, मैं बस सुनता ही जा रहा हूँ, देखता ही जा रहा हूँ। काइनेस्थेटिक व्यक्ति कुछ पढ़ता है ना, तो देख के या सुन के उसको मजा नहीं आता, वो जब तक खुद लिखेगा नहीं, खुद ड्रॉ नहीं करेगा, वो लिख करके, ड्रॉ करके, डायग्राम बना करके, ग्राफिक्स करके, जब तक करने से उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, काइनेस्थीसिया इन्वॉल्व होता है, उसे तभी मजा आता है, उसकी मेमोरी भी तभी बनती है। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग लिख लिख के याद करते हैं, चीजों को याद करते हैं, फिर सिर्फ बोलते नहीं है, उसको लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसकी ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। काइनेस्थेटिक। क्लियर है जी? तीसरा। अब आए चौथे पे, फोर्थ। सबसे ज्यादा कौन है लोग इस दुनिया में? विजुअल लोग सबसे ज्यादा कैटेगरी। इस पूरी पॉपुलेशन के आप समझें कि लगभग 60% लोग विजुअल होते हैं, क्योंकि हमारा सर्वाइवल विजुअल सेंस पे बहुत निर्भर करता था दोस्तों। हमारे सर्वाइवल में आवाज से ज्यादा विजुअल का रोल था। जैसे हमारी स्पाइन सीधी होती गई, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती गई, तो विजुअल वॉज मोर इम्पोर्टेंट। ओके? तो विजुअल, ऑडियो,
फीलिंग्स। और चौथे प्रकार के एडी, सबसे लीस्ट होते हैं एडी। लगभग 7-8% लोग ऑडियो डिजिटल होते हैं। इसीलिए आप देखें कि शुरुआती एनएलपी में एडी पर्सनैलिटी नहीं होती थी, सिर्फ 3 ही टाइप्स होते थे, ओनली विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। एडी जो है पिछले 1 दशक से ही ऐड हुआ है, ऑडियो डिजिटल जो है पहले नहीं होता। सबसे कम परसेंटेज लोग एडी होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, इस क्लास में कम से कम 60% जो है वो एडी बैठे हुए हैं। तो अब इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, एडी को समझना पड़ेगा। एडी व्यक्ति वो हैं, इन्हें ऑडियो डिजिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाईली एनालिटिकल होते हैं। दे एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिक ओरिएंटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट रीजन ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना है, हर चीज का लॉजिक समझना है। इनका एक सवाल पढ़ते समय हमेशा ये क्यों होता है। दे डोंट वांट टू मेमोराइज, दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ इट। सो ये बहुत क्यूरियस मिलेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरर होते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं चीजों के ऊपर, बहुत डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं, हर चीज का क्यों जरूर ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों होता है। ये पढ़ते हैं तो सिर्फ देख के बोल के ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। ये जब पढ़ते हैं तो उस कंटेंट को अपने इंटरनल डायलॉग में भी लेते हैं। इसलिए इन्हें ऑडियो डिजिटल बोला जाता है, क्योंकि इनकी इंटरनल ऑडियो में ये लेते हैं उस कंटेंट को और उसके एसोसिएशंस बना बना के सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एडी हैं, जब मैं 2 दिन से सिखा रहा हूं तो सिर्फ जो मैंने कहा और उस बात को मान लिया और सीख लिया ऐसे नहीं चलता है। मैं जो भी कहता हूं वो पहले इंटरनल डायलॉग में जाता है, उनके उसके एसोसिएशंस उसके साथ में जुड़ रहे होते हैं। यार ये पीआईपी तो मैस्लो नीड हिरारकी जैसा ही लग रहा है। मैस्लो नीड हिरारकी और पीआईपी सेम है क्या? अच्छा, ये पर्सनालिटी टाइप इतना सिंपल पर्सनालिटी टाइप है, 4 ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो डीएमआईटी भी तो होता है, फिर डीएमआईटी किस प्रकार का टेस्ट होता है वो, और ये सिमिलर होंगे क्या? अच्छा, ये वाइब्रेशन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है? ये द सीक्रेट किताब में मैंने देखा था, उसमें भी ग्रेटिट्यूड की बात की जाती है। ये उसी के जैसा लग रहा है। ये अपने रेफरेंसेस निकालते रहते हैं, एसोसिएशंस निकालते रहते हैं, उसके ऊपर एग्जांपल्स निकालते रहते हैं, और साथ में ये भी ये यहाँ पे अप्लाई होगा क्या? अच्छा, ये इधर अप्लाई होगा कि इधर अच्छा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी अप्लाई होगा ये। अच्छा, कोई व्यक्ति सारों का मिक्सचर हुआ तब क्या, तब किस तरीके से होगा, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम चलेगा? उनके इंटरनल डायलॉग में कंटिन्यूअसली ये चलता है। So they are very analytical, concept driven, always taking things in internal dialogues. Information gatherer हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का नॉलेज लेके बैठे होते हैं, और ज्यादातर इनके समझाने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं। प्लस इनके आसपास के लोग ज्यादातर इनके लिए एडवाइस लेने आते हैं, मतलब इनसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। तो ज्यादातर एडी लोग दे आर वेरी नॉलेजेबल, बिकॉज क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पसंद होती है, तो ये बहुत सारी चीजों पे नॉलेज इकट्ठी करके रखते हैं। और इनके आसपास के में भी परिवार के लोग भले ही प्रोफेशनली ना कर रहे हो, फिर भी इनके आसपास के लोग समहाउ इनके पास कोई ना कोई नॉलेज या एडवाइस लेने आते हैं। एंड ज्यादातर ये जब किसी को बताते हैं तो पीपल फील गुड अबाउट इट। बट हाईली क्यूरियस, हाईली नॉलेजेबल। बट अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। 80% एडी, 80%, 20% को आप छोड़ दीजिए तो 80% एडी एक अंडर अचीवर की तरह अपना जीवन जीते हैं। अंडर अचीवर कौन? उसका नॉलेज और उसका जो पोटेंशियल है वैसा रिजल्ट नहीं होता उसके पास। उसको खुद भी ये पता होता है, और कई बार उसके आसपास के लोगों को भी ये पता होता है। दे लिव विद अ फीलिंग ऑफ अंडर अचीवर। दे नो देयर पोटेंशियल, मे भी अपने कम्युनिकेशन को जानते हैं, अपनी नॉलेज को जानते हैं, अपनी स्किल को जानते हैं। उन्हें गेम समझ में आती है लेकिन रिजल्ट नहीं होते इनके पास। कई बार इनका समझाया हुआ व्यक्ति कुछ बड़ा कर जाता है, लेकिन ये कई बार इस कॉन्वर्सेशन में रह जाते हैं, यार इससे बढ़िया तो ये मैं कर लूं, यार इससे ज्यादा नॉलेज मुझे है, तो फिर इसका प्रमोशन फास्ट कैसे होता है, ये ज्यादा पैसे कैसे कमा रहा है, ये बढ़िया कोच क्यों है, या फिर ये बढ़िया इसमें कैसे है, मेरी समझ ज्यादा है। क्योंकि इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि एडी ना अपनी ही नॉलेज इसके अगेंस्ट में काम कर जाती है। क्योंकि जब आप इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करके रख लेते हो और उस पर अप्लाई नहीं करते हो, तो आप नोइंग डूइंग ट्रैप में आ जाते हो। नोइंग डूइंग ट्रैप समझते हैं आप क्या होता है? नोइंग तो बहुत सारी हो रही है, डूइंग कुछ नहीं हो रही है।
अब हुआ क्या कि जब जानकारी इतनी सारी हो गई है और अब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो अब ये ज्यादा जानकारी आप में क्या करती है, आपको एक ओवर थिंकर बना देती है। और आप एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप में फंसते हो। एनालिसिस पैरालिसिस क्या है, कि किसी भी डिसीजन पे इतना एनालिसिस करता है ये कि पैरालाइज हो जाता है। हर आइडिया का दोस्तों एक मोमेंटम है, जो मोमेंटम से आपने अगर एक्शन नहीं लिया, तो आप अगर बहुत ज्यादा ही उसको सोचने में वक्त गुजार दिए, तो यू विल लूज दैट मोमेंटम। And that's why, because of their own knowledge, they are always in overthinking pattern. They are always in analysis paralysis. और कई बार क्या हो जाता है, कई बार एडी व्यक्ति नॉलेज को ना अप्लाई करने के लिए नहीं सीखता। पता है क्यों सीखता है? ताकि किसी को जाके शेयर कर सके। ये सब में नहीं देखा गया, लेकिन कई एडीज में ये पैटर्न देखा गया कि when they take knowledge, they are not taking it to apply. They are taking it so that they can share to somebody. दोस्तों ध्यान रखना, दैट वन स्मॉल एक्शन इज बेटर देन थाउजेंड नोबल इंटेंशंस। आप हजार नोबल इंटेंशंस रखते होंगे, लेकिन आपका एक छोटा सा एक्शन भी उन इंटेंशन से बहुत बढ़िया है। इसलिए बहुत से एडी हेल्थ एंजाइटी का शिकार भी होते हैं एक टाइम पे। हेल्थ एंजाइटी क्यों? क्योंकि इनकी आदत होती है, कोई भी बॉडी में अगर सेंसेशन आ गया, तो उस सेंसेशन को पकड़ के उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं। तो सपोज हार्ट के पास एक सेंसेशन आया, अभी उस सेंसेशन को पकड़ेगा और सवाल इसका फिक्स है, ये क्यों होता है, वाई दिस इज हैपनिंग। और वाई ढूंढने के लिए जाएगा कहाँ पे? या तो यूट्यूब पे जाएगा या गूगल पे जाएगा। और गूगल देवता की खास बात यह है कि आप कोई भी सिम्टम लेके जाओ, दूसरे या तीसरे पेज पे वो या तो कैंसर बनने वाला है या हार्ट अटैक बनने वाला है। कभी भी ट्राई कर लेना। तो अब क्या होगा इसका? अब ये सारा खुद का डायग्नोसिस खुद ही कर लेगा, और पूरा डायग्नोसिस करके अब जाएगा डॉक्टर के पास में। इसके मन में तो ये कर चुका है ऑलरेडी, डॉक्टर के पास तो सिर्फ वैलिडेशन लेने जा रहा है, अप्रूवल के लिए जा रहा है सिर्फ। इसके मन में तो हो गया डायग्नोसिस। डॉक्टर को अपना पेन ऐसी लैंग्वेज में बताता है कि एक बार का तो डॉक्टर भी चौंक जाता है कि भाई ये कौन सी टेक्निकल लैंग्वेज में आया है। वो, आई एम एक्सपीरियंसिंग इंटरमिटेंट पेन एंड दिस पेन इज रेडिएटिंग एंड मूविंग टू माय पल्मोनेटरी आर्टरी एंड इम्पैक्टिंग माय वेगस नर्व। डॉक्टर भी कहता है कि भाई ये तो गूगल यूनिवर्सिटी से आया हुआ लगता है। डॉक्टर मल्टीविटामिन लिख देता है, कहता है कुछ नहीं है, मस्त रहो। पता है एडी व्यक्ति में ना एक नीड होती है, द नीड टू बी राइट। एडी व्यक्ति को ये पसंद नहीं, एक तो उसकी कोई गलती निकाले, और दूसरा वो आर्ग्यूमेंट में गलत साबित हो जाए। तो अब ये खुश नहीं होता, पता है। डॉक्टर ने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं है, तो ये खुश नहीं होता है, उल्टा डॉक्टर पे शक करता है। ये जरूर इसने ध्यान से देखा था, नहीं देखा था। ये डॉक्टर की दवाइयां लिख, जब डॉक्टर ने दवाई लिख दी ना इसको अगर, तो आते ही दवाई लेगा कि नहीं लेगा वो दूसरी बात है, लेकिन दवाई का पोस्टमार्टम पूरा कर लेगा कि ये किस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन से केमिकल हैं, इनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अब दूसरी एंजाइटी साइड इफेक्ट की लेगा। दवाई टाइम पे ले नहीं रहा है, उसके पढ़ करके अब हर दवाई के साइड इफेक्ट देखो, मौत तक ले जाते हैं साइड इफेक्ट, ज्यादा पढ़ लो तो। किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने जाओ, एंड में कैंसर हार्ट अटैक आ जाने। लिखें, इस कंडीशन को कहते हैं, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर हो गया है आज की डेट में। इंटरनेट के बाद में इस डिसऑर्डर का नाम है नोजोकॉन्ड्रिया एंड साइबरकॉन्ड्रिया। नोजोकॉन्ड्रिया एंड साइबरकॉन्ड्रिया। नोजोकॉन्ड्रिया होता है जब आपको इस बात का डर बैठ जाता है कि मेरे को कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी, कैंसर या हार्ट अटैक ज्यादातर। तो आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम लगता है, तो आप बार बार उसमें रिसर्च करने लग जाते हैं कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, इससे तो मुझे ये नहीं हो जाएगा, इससे तो मुझे नहीं हो जाएगा, और ये धीरे धीरे हेल्थ एंजाइटी में बदल जाती है। फोबिया हो जाता है, किसी जानलेवा बीमारी होने का डर। इसे नोजोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कईयों में साइबरकॉन्ड्रिया। साइबरकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसी भी सिम्टम को सुन करके जाके उस पर रिसर्च करने लगना, और समझना कि कहीं मुझे तो नहीं है ये।
कहीं ये तो मुझे नहीं हो रहा है, कहीं इससे तो मेरी गड़बड़ नहीं हो जाएगी, कि मेरे अंदर तो नहीं आ जाएगा ये। इसे साइबर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपसे कहूं, जितने भी एडी हैं उन्होंने ये दोनों टर्म लिख ली है। ठीक है। क्योंकि आपकी कितनी भी नॉलेज हो, ये दो टर्म आपने पहली बार सुनी होगी। ठीक है। अब भले ही जो मैंने 2 दिन सिखाया उसमें से कुछ अप्लाई करोगे नहीं करोगे, लेकिन इन दोनों की पोस्टमार्टम हो जाने वाली है। ठीक है। और कई जो एडी है ना, उनकी तो आज ही खत्म हो जाएगी एंग्जाइटी, क्योंकि उन्हें लेबल ही नहीं मिल रहा था, आज लेबल मिल गया कि अरे ये तो नोजो कैंड्रिया यार, कोई हार्ट अटैक नहीं होने वाला मुझे। दिस इज नो, उन्हें लेबल मिल गया। एडी को जब लेबल मिल जाता है ना, उसका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है, तो उसको वैसे ही शांति मिल जाती है। उसे कई बार टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, उसकी शांति वहीं हो जाती है जहाँ कंसेप्ट मिल गया। तो कई एडी देखिए, कल मैंने बोला था ग्रेटिट्यूड लिख के आना, ठीक है, भले ही ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा होगा, लेकिन एनएलपी पे रिसर्च चालू कर दी होगी, कौन सी किताबें होती है, क्या होता है, किधर से क्या पढ़ना है, और क्या डिटेल है इसके बारे में निकालनी चालू कर दी होगी, भले ही 5 ग्रेटिट्यूड नहीं लिख के लाए। एक्शन ले लो। ठीक है। नॉलेज में कोई बुरी बात नहीं है, लेते रहें। ठीक है। लेकिन एक्शन लीजिए। नॉलेज से कुछ नहीं बदलेगा। जिन लोगों ने ये कहा नॉलेज इज पावर, गलत कहा। ठीक है। सपोज मुझे नॉलेज है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, क्या इस नॉलेज से मेरे जीवन पे रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा, मेरी हेल्थ पे? नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। ओके। नॉलेज में सिर्फ पावर का पोटेंशियल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसेस है जिससे पोटेंशियल पावर में कन्वर्ट होता है। इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट, सिर्फ एक, पता है क्या हो सकता है आप में? इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? किसी को ना अपनी बॉडी अच्छे होने का कॉम्प्लेक्स होता है, बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है किसी में। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानने का सुपीरियरिटी, कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास में ज्यादा नॉलेज है। सोचिए, जब नॉलेज होने पे इतना कर दिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, तब कितने बेहतर हो जाएंगे आप, तब क्या नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो एक्शन लीजिए दोस्तों। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जितना भी अभी आपने जाना, उसके आधार पे व्हाट इज योर टाइप। जो मुस्कुरा रहे हैं, मेरे दिल की बात पहुंच गई है उन तक मेरी। ठीक है। किसी की मंद मंद चल रही है, किसी की खुल के चल रही है, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि आप क्या हैं। कुछ एग्जाम्पल दे दूं आपको फेमस। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एडी एंड विजुअल का कॉम्बिनेशन। नंबर 1 एडी, नंबर 2 विजुअल। एडी था लॉजिक बहुत स्ट्रांग, विजुअल था थॉट एक्सपेरिमेंट। स्टीफन हॉकिंग, नंबर 1 एडी, नंबर 2 विजुअल। इलोन मस्क, नंबर 1 एडी, नंबर 2 ऑडियो। क्योंकि ऑडियो व्यक्ति ना स्पीड में नहीं बोल सकते और बॉडी का यूज नहीं करते बोलते समय, तो आप देखते हैं इलोन मस्क हमेशा बिल्कुल स्टिल रह के बात करता है और बहुत फंबल करता हुआ बोलता है, बहुत लेने पड़ते हैं, पॉजेज लेने पड़ते हैं, स्पीड में नहीं बोल पाता है। ठीक है। सो इलोन मस्क एडी एंड ऑडियो का एग्जाम्पल है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, नोवेल राइटर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, पेंटर हैं, इन सब एरियाज में अगर आपका विजुअल नंबर 1 है, तो आप बहुत महारत हासिल कर सकते हैं इन एरियाज में। हालांकि हम तो ये सब चेक करके करियर में जाते नहीं है। ऑडियो व्यक्ति भी हो सकता है कि फोटोग्राफी कर रहा हो, लेकिन वो डब्बू रत्नानी नहीं बन पाएगा। डब्बू रत्नानी बनने के लिए आपका विजुअल सेंस ही होना चाहिए।
तो ऑडियो वाला मेहनत से वो शादियों में फोटोग्राफी खींचेगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। जिंदगी भर मेहनत करेगा तो भी नहीं पहुंचेगा उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि आपका एक नेचुरल गिफ्ट होता है, जिस गिफ्ट के साथ जब मेहनत कंबाइन होती है, तब फिर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट, जो यूनिक रिजल्ट होते हैं, वो मिलते हैं। मेहनत से आप ऑफकोर्स पा सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का नेचुरल पार्ट वो है, उससे बीट नहीं कर पाएंगे आप। जैसे जेठमलानी वकील है, एडी एंड विजुअल है। विजुअल है, मेमोरी स्ट्रांग होगी, एडी है, तर्क स्ट्रांग होगा। तो वकीलों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है अगर आप एडी हैं और आप विजुअल हैं तो। एडी लोगों के लिए बढ़िया प्रोफेशंस क्या है? एडी के लिए रिसर्च साइंटिस्ट, पीएचडी वगैरह करना, प्रोफेसर होना, टीचिंग होना, कोचिंग होना, पढ़ना पढ़ाना, ये सारी चीजें एडी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी हैं। कोडिंग सॉफ्टवेयर्स, जहां पे भी रीजनिंग लग रही है, लॉजिक लग रहा है, कंसेप्ट लग रहे हैं, रिसर्च, डेटा एनालिसिस लग रहा है, उन सब के अंदर एडी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कई बार अकाउंटिंग के अंदर दे आर गुड, जैसे सीए हो गए, दे कैन बी गुड इन दैट एज वेल। काइनेस्थेटिक लोग दे आर वेरी गुड विद पीपल। अगर वो एचआर लेवल पे हैं, काइनेस्थेटिक बहुत अच्छे हैं। काइनेस्थेटिक दे आर वेरी गुड विद देयर बॉडी। सब नहीं, अगर यूज करें तो काइनेस्थेटिक लोग, जैसे विराट कोहली प्योर काइनेस्थेटिक, रोनाल्डो प्योर काइनेस्थेटिक। लेकिन धोनी को देखें तो धोनी फर्स्ट एडी है, सेकंड है काइनेस्थेटिक। इसलिए आप देखें, धोनी बॉडी से ज्यादा एक्सप्रेस करता हुआ नजर नहीं आता है, और उसके इमोशन आपको नजर ही नहीं आएंगे, पूरे गेम में एनालाइज करता रहता है। और विराट कोहली को देखें, पहले आउट पे भी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वो प्योर काइनेस्थेटिक है। सिमिलरली आपके पर्सनालिटी टाइप का भी पूरा का पूरा एप्लीकेशन दोस्तों बिजनेस में भी है, और रिलेशनशिप में भी है, और खुद को समझने में तो है ही। बिजनेस में कैसे? कभी भी टेली कॉलिंग में विजुअल व्यक्ति को ना रखें, हमेशा ऑडियो व्यक्ति टेली कॉलिंग में होना चाहिए, क्योंकि ऑडियो व्यक्ति को सुनना भी पसंद होता है, सुनाना भी पसंद होता है। क्लियर है? एचआर में काइनेस्थेटिक, लीडरशिप रोल में विजुअल रहने चाहिए, क्योंकि विजुअल बोलने में अच्छे होते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस विद देयर कम्युनिकेशन, प्लस दे कैन हैव विजन्स। विजुअल व्यक्ति डिटेलिंग में नहीं जाता है, विजुअल भी क्या करता है, बड़े विजन देखता है। तो अगर विजुअल व्यक्ति ने विजन देख लिया कि बुर्ज खलीफा बनाना है, अब उसकी डिटेल प्लानिंग में एडी लोग भी लगेंगे, विजुअल लोग भी लगेंगे, हर प्रकार के लोग लग सकते हैं, लेकिन जो विजन है वो विजुअल लोगों के साथ में ज्यादा जोड़ा जाता है। तो अगर पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों एडी नहीं होने चाहिए। दोनों पार्टनर अगर एडी हैं तो टॉपिक पे डिबेट ही करते रह जाएंगे, ठीक है, एक्शन कुछ नहीं होगा। आइडिया रोज नया आइडिया, जब मिलेंगे नया आइडिया आएगा कंपनी के अंदर, और आइडिया वैलिड होगा, लॉजिकल होगा, लेकिन उस आइडिया पे ज्यादा काम नहीं होगा। इसलिए पार्टनर अगर विजुअल हो, आप एडी हैं तो एक विजुअल पार्टनर अगर है तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। रिश्तों में एप्लीकेशन देखिए, आप रिलेशनशिप में कितनी पावरफुल एप्लीकेशन है। सपोज हस्बैंड जो है वो है काइनेस्थेटिक और वाइफ है ऑडिटरी। अब ऑडिटरी व्यक्ति की लव लैंग्वेज बोल के होगी, यानी उसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, और उसे सुनना भी पसंद है। तो एक ऑडिटरी व्यक्ति को यह पसंद है कि बार बार प्यार को बोल के एक्सप्रेस करा जाए, और वो खुद भी प्यार को बोल के एक्सप्रेस करेगी। ठीक है। अब काइनेस्थेटिक व्यक्ति की लव लैंग्वेज टच होती है, उसको बोल के ज्यादा पसंद नहीं, उसको टच ज्यादा पसंद है। आपने देखे, आपके कई दोस्त मिलते हैं तो हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, झप्पी मारेंगे, ऊपर उठा देंगे, 10 बार बात करते समय कंधे पे मारेंगे, राइट। हमेशा काइनेस्थेटिक यूज कर रहे होते हैं, ऑलवेज यूजिंग। तो आप सोचो, वाइफ ने बोला आई लव यू, काइनेस्थेटिक व्यक्ति है, इसकी टच की लैंग्वेज है, उसने हाथ पे हाथ रख दिया, इसके मन में आई लव यू टू हो गया, लेकिन वाइफ को तो सुना ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो ऑडिटरी है, वो सब नोटिस कर रही है। तो जब लड़ाई होगी ना, तो उस दिन आकर के बोलेगी आपको कि लास्ट टाइम तुमने आई लव यू कब बोला था मेरे को। आपके दिमाग में ये सवाल भी नहीं आया था, क्योंकि आप तो टच कर रहे थे, तो आपका आई लव यू हो गया था। अब इन दोनों में बिना बात का मिसकम्युनिकेशन, ये बात हम मजाक में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा है। हर पार्टनर को ये पसंद आता है कि उसकी लैंग्वेज में लव को एक्सप्रेस किया जाए, उसकी टाइप में। पार्टनर अगर विजुअल है,
सपोज वाइफ विजुअल है, हस्बैंड एडी निकल गया। एडी लोगों को ना रिश्ते निभाने में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। कि रिश्ते में सिर्फ आईक्यू नहीं चलता ना, रिश्ते में ईक्यू भी चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए। और ये कई बार हर जगह लॉजिक लेके पहुंच जाते हैं। तो एक सिचुएशन देता हूँ आपको कि वाइफ का बर्थडे था, शाम को इसे केक वेक लेकर के आना, विजुअल वाइफ है तो सरप्राइज पसंद होगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिफ्ट पसंद होगा। आप विजुअली कितना एक्सप्रेस करोगे उसको पसंद आएगा। और ये सरप्राइज देने के बजाय इसके दिमाग में कोई इक्वेशन चल गई थी मैथमेटिक्स की, या कोई क्वेश्चन आ गया था हु एम आई, ठीक है, वो सोचता सोचता गाड़ी चला के घर आ गया है। ये ज्यादा माइंड में ज्यादा रहता है, बाहर की दुनिया में कम रहता है, इसका इंटरनल कॉन्वर्सेशन ही चालू रहता है दिन भर। तो बाहर कौन आया क्या गया, ये तो पहुंच गया घर, घर पहुंचा तो कोई केक नहीं, कोई फूल नहीं, वाइफ ने कह दिया कुछ नहीं लाए। तो पता है क्या कहेगा, यार केक से ही प्यार का एक्सप्रेशन होगा क्या? 1920 तक तो केक काटते भी नहीं थे किसी के बर्थडे पे। ये तो 1920 के अंदर एक केक बनाने वाली कंपनी थी जिसने ये मार्केटिंग करी, और ये पूरा कैंपेन चला करके लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया कि आपको बर्थडे पे केक काटनी चाहिए। क्या अकबर क्या केक काटता था क्या? महाराणा प्रताप क्या केक काटता था क्या? अशोका क्या केक काटता था अपने बर्थडे पे? तो क्या इनकी शादियां नहीं थी? क्या लैला मजनू केक काटते थे क्या? तभी उसी से प्यार होएगा क्या? लो दे दिया इसने लॉजिक। इसलिए पता है आपको, आइंस्टाइन को भी दो शादी लगी थी और स्टीफन हॉकिंग को भी दो लगी थी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ ली लेकिन रिलेशन नहीं समझ पाए। ठीक है, बीवी उन्हें भी समझ में नहीं आई। भले ही ब्लैक होल्स के रहस्य खोज दिए उन्होंने, ठीक है, कॉस्मो हॉकिंग रेडिएशंस निकाल दिया, लेकिन नहीं, पत्नी नहीं समझ पाए। क्योंकि रिश्ता आईक्यू पे नहीं चलता है, रिश्ता ईक्यू पे चलता है, इमोशनल क्वेश्चन से चलता है। ठीक है, तो इसलिए फिर कहूंगा जब आप शादी करें तो आप कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, पीआईपी और वीए के जरूर मिला लेना। अच्छा, सिर्फ मिलाने के चक्कर में वापस करने का ख्याल ना ले आना। जिनकी हो गई है वो करंट पार्टनर से ही मिलाएं, और मिला करके चेक करें कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं, और अपनी लैंग्वेज को चेंज करने का प्रयास करें ताकि अलाइनमेंट आए। सेम पेज लिख दें अगर बात समझ में आ गई है तो, जस्ट टाइप सेम पेज। और आज हम लास्ट टॉपिक पे अब आ जाएंगे हमारे, विल कम टू द थर्ड पिलर। फिर हमें आज एक मेडिटेशन भी करना है। मैंने कल बोला था कि इमोशनल रिलीज के लिए कोई भी अगर आपका पास्ट का इशू है तो उसे कैसे रिलीज करते हैं, वो भी आज हम करेंगे। अच्छा, अगेन देखिए, वीके के भी असेसमेंट होते हैं दोस्तों, तो एग्जैक्ट असेसमेंट में निकलेगा। कई लोग जो खुद से इतना ज्यादा जुड़े नहीं होते हैं या खुद को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उन्हें अपनी पर्सनालिटी को समझने में दिक्कत आती है, उन्हें लगता है मैं सब हूं। लेकिन आप सब नहीं होते। सबकी कुछ कुछ मात्रा हो सकती है, लेकिन एक आपका हमेशा डोमिनेटिंग टाइप है। ठीक है, हु इज द आइडियल, कोई कोई टाइप किसी के लिए आइडियल पार्टनर नहीं है। ठीक है, आपको एक दूसरे का टाइप समझ करके उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है। अगर वाइफ अगर ऑडिटरी है तो आपको अपनी बातों के जरिए एक्सप्रेस करना सीखना है, भले ही वो आपकी नेचुरल लव लैंग्वेज नहीं है तो भी। अपनी लैंग्वेज को नहीं थोपना है अपने पार्टनर पे। मैंने आपसे कहा था कि मेरी वर्कशॉप में सबसे ज्यादा एडी आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद भी एडी हूँ। ठीक है, तो एडे के प्रोग्राम में ज्यादा एडे आकर्षित होते हैं। इसलिए आप देखें कि ऑनलाइन वेबिनार्स की स्टडी ये कहती है कि प्रोग्राम को ना 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे से लंबा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, और हो तो हर 45 मिनट में आपको 10 से 1 मिनट का, 8 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। अपन ने कल 8 बजे शुरू किया था, 11:30 बजे एंड किया था, 3.5 घंटे तक लगातार। लास्ट में भी 100 150 फिर भी बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि एक एडे को आंसर देने में मजा आता है, बाकी एडों को सुनने में। कईयों का तो प्रॉब्लम भी नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं था, फिर भी बैठ के सुन रहे थे, क्या पता कुछ नया सीखने मिल जाए। राइट? तो अगेन देखिए, अपना टाइप चेंज नहीं करना है हमें, आपका टाइप वही रखें, लेकिन उस टाइप को यूज करना सीखें, उस टाइप के साथ में अलाइन होकर के एक्शन लेना सीखें। दैट इज इंपॉर्टेंट। डन। तो अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्शन कैसे लेते हैं, एक्शन लेके और कैसे।
आज जो सीखा उसके बारे में अवेयरनेस लें। ठीक है, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को, जो क्रिटिक चलता है उस क्रिटिक को दूर करें। अपनी आप को रिसोर्सफुल स्टेट में डालें, क्योंकि जब भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं। तो अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में डालना पड़ेगा। कल स्टेट का चैप्टर पढ़ा था हमने। कल ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज दी, वो करना चालू कीजिए। एक्शन लेना चालू कीजिए। जितना सीखा उस पे एक्शन लेना चालू कर दीजिए। एक्शन की आदत हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए कोई अलग से टेक्निक मिल जाए और तब करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, तो और गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और हमारे लास्ट पिलर पे आते हैं। ये हैं अब्दुल अलीम अहमद। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ क्राफ्टीरिया डिजाइन स्टूडियो। प्योर कटर एडी पर्सनालिटी। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ही वाज स्टिक इन माय ओन वॉल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्बोडिंग एडी पर्सनालिटी, जिसको ऐसा लग रहा था कि आई न्यू इट ऑल, मुझे सब पता है, मैं कैसे कर लूंगा। ठीक है। नॉलेज और एक्शन में एक ह्यूज डिस्कनेक्ट फील होता था। ठीक है। सो he was able to bridge this gap by learning NLP, by applying the techniques that he learned in NLP, and then he was able to shift his mind. He cultivated clarity and focus, and अभी अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से चला रहा है, ग्रो कर रहा है। और अब वो जो परफेक्शन सिंड्रोम और वो जो नोइंग डूइंग ट्रैप था, उसके अंदर अब ये फंसा नहीं रहता। तो दोस्तों, मैंने जैसा कहा ना कि पहले अवेयरनेस ही अपने आप में पहला स्टेप है। टेक्निक्स तो बाद में आती हैं, लेकिन पहला स्टेप ही होता है अवेयरनेस। किसी भी चीज पे आप मास्टरी करना चाहते हैं, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। डॉक्टर प्रदीप देखें, ये प्रोकेस्टिनेशन में बहुत ज्यादा थे। प्रोकेस्टिनेशन में स्टक स्टेट्स में ज्यादा रहते थे। ठीक है। और इनर सेल्फ, ये जो एडी पर्सनालिटी का कई बार इनर सेल्फ बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहता है। ठीक है। ही अप्लाइड दीज, इन्होंने अपना असेसमेंट भी करवाया है, अपना असेसमेंट करवाया, अपना टाइप समझा, और जो नेसेसरी अलाइनमेंट करने होते हैं वो अलाइनमेंट इन्होंने किए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती है अभी, एंड ही इज एन एक्शन टेकर नाउ। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट टाइप पे। और लास्ट फाउंडेशन कोर्स का लास्ट चैप्टर है हमारा, कॉन्शियस वर्सेस मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड। एनएलपी दो दुनिया की बात कर रहा है, एक कॉन्शियस की दुनिया और एक मेटा कॉन्शियस की दुनिया। यू मीन एडी को एक्शन लेना चाहिए बिना ज्यादा सोचने, सोचो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्शन क्या, कल मैंने बताया अवेयरनेस, लेबलिंग और ग्रेटिट्यूड, क्या किया उसे। अब उसमें क्या सोचना बाकी रह गया था। राइट। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, जस्ट बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, एंड वंस यू आर लर्निंग जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग। भले ही वो स्मॉल टेक्निक है, स्टार्ट अप्लाइंग इट। दैट इज हाउ यू विल गेट आउट ऑफ दैट पैटर्न। राइट। क्या मतलब समझ में आता है मुझे बताएं, कॉन्शियस और मेटा कॉन्शियस, व्हाट इज द मीनिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। कॉन्शियस मतलब बीइंग अवेयर। ओके। रियल वर्सेस इंट्यूटिव। ओके। व्हाट एल्स। बीइंग इन प्रेजेंट इज कॉन्शियस। आफ्टर नॉलेज एंड इनर नॉलेज। एक्चुअल वर्सेस इनर माइंड। गुड। सो देखें कॉन्शियस क्या है। आप जब आपके सेंसेस एक्टिव है और आप एक्सटर्नल वर्ल्ड स्ट्रीम हो रहा है, आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो स्ट्रीम होकर के आपके मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है। राइट। तो लगातार एनवायरनमेंट से डेटा स्ट्रीमिंग हो रही है, हमारे सेंसेस के जरिए डेटा इनपुट आता रहता है। लगभग 16 मिलियन बिट, 16 मिलियन बिट पर सेकंड से लेकर के 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड हमारे एनवायरनमेंट से स्ट्रीम होता है, और स्ट्रीम होकर के हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है, अलग अलग चैनल से, जो 5 चैनल है हमारे उनसे।
तो कॉन्शियस मतलब जब एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं तो अभी आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में हूं, लेकिन मेरी इमेज आपके माइंड में कहीं बन रही है, आप देख तो वहां रहे हैं मुझे। तो जिसे आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो माइंड में देख रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। यानी आप क्या हो? सब्जेक्ट हो, जो देख रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिसे देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब आप कॉन्शियस वर्ल्ड में हैं, कॉन्शियस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बाहर है और सब्जेक्ट अंदर है। ठीक है। लेकिन मेटा कॉन्शियस क्या होता है? मेटा कॉन्शियस, मेटा मतलब बियॉन्ड, और कॉन्शियस मतलब जागृति। तो यानी कि एनीथिंग विच इज बियॉन्ड कॉन्शियस, यानी कि आपका सबकॉन्शियस भी मेटा कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस भी मेटा कॉन्शियस है। तो कई बार लोग सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं मेटा कॉन्शियस बोल देता हूं, ताकि दोनों पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब भी मैं मेटा बोलूं तो सबकॉन्शियस भी आ गया और अनकॉन्शियस भी आ गया। ठीक है। तो अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो तो क्या आप कहेंगे? कॉन्शियस का विजुअल कहेंगे कि ये कॉन्शियस का इनपुट है। अब आपके एनवायरनमेंट से आने वाले विजुअल क्या आपको प्रभावित कर सकते हैं? आपकी इमोशनल स्टेट को प्रभावित करते हैं बाहर के विजुअल? यस और नो? लगातार करते हैं। आप बीच पे गोवा में सनसेट देख रहे हो, आपको एक अच्छी फीलिंग पैदा हो सकती है, आपके अंदर इमोशनल स्टेट आ सकती है। यहीं आप टीवी में कोई मर्डर देख रहे हो तो आपके अंदर गंदी फीलिंग आ सकती है। तो यानी बाहरी विजुअल हमारी इमोशनल स्टेट्स को प्रभावित करते हैं। अब ऐसा कीजिए, आप आंखें भले ही खुली रखिए अपनी। नाउ इमेजिन स्माइलिंग फेस ऑफ योर फादर। अपने फादर का मुस्कुराता हुआ चेहरा इमेजिन कीजिए। इमेजिन स्माइलिंग फेस ऑफ योर फादर। किया आपने? ये जो विजुअल आया, ये क्या बाहर से आया? अभी जो आपने देखा, ये विजुअल कहाँ से आया? आपके सबकॉन्शियस से ही आया, आपके माइंड में कहीं पड़ा था। तो आप देख रहे हो, इस केस में ऑब्जेक्ट भी अंदर है, मतलब जिसे देखा जा रहा है वो भी माइंड के अंदर है, और जो देख रहा है वो भी माइंड के अंदर है। तो जब दोनों माइंड के अंदर हैं तो इसे कहेंगे मेटा कॉन्शियस का विजुअल है ये। यानी कि ये विजुअल बाहर से प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, ये आपके इंटरनल स्टोर हाउस से ही प्रोजेक्ट किया गया है मेंटल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जिस तरीके से बाहरी दुनिया के विजुअल हमारे अंदर इमोशंस पैदा करते हैं, बिहेवियर्स पैदा कर सकते हैं, डर पैदा कर सकते हैं, वैसे ही हमारे मेटा कॉन्शियस में पड़े हुए विजुअल्स भी हमारे मेंटल स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और हमारी चॉइसेस, हमारे मोटिवेशन, हमारे ब्लॉकेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है कभी कि बचपन का कोई, चाइल्डहुड का कोई अब्यूज अगर आपके साथ हुआ हो, तो वो अब्यूज जिंदगी भर आप लोगों पे कैसे ट्रस्ट करते हो उसको कंट्रोल करता है। कोई बिजनेस में आपको फेलियर मिल गया हो, गलत कंडीशनिंग। Recording in progress. क्लियर है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अपने पास्ट के विजुअल्स को, जो कई बार सबकॉन्शियसली आपको रोकते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं? मी लिखें जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। पता है, कईयों के तो विजुअल इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो ट्रोमा में भी चले जाते हैं, पैनिक में भी चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति पैनिक में जाता है ना, तो रियल विजुअल की वजह से नहीं जाता, अपने माइंड में जो विजुअल क्रिएट करता है उससे जाता है। आपका फोबिया क्या है? फोबिया में आप गलत विजुअल से तो बना रहे हो। जिस व्यक्ति को कॉकरोच से डर लगता है, फोबिया है जिसको, उसको कॉकरोच टेबल पे बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, उसके दिमाग में इमेज बन रही है कूदता हुआ कॉकरोच की। टेबल वाला कॉकरोच नहीं है, उसकी इमेज है। आप जो डरता नहीं है वो कॉकरोच को टेबल पे ही देखता है, उसको वही फ्रेम दिखाई दे रहा है।
लेकिन जिसको फोबिया है वो उस फ्रेम को नहीं देख सकता, वो उसके बाद वाले फ्रेम को इमेजिन करता है कि इसका नेक्स्ट फ्रेम क्या है, कि कॉकरोच मेरे ऊपर कूद गया है। जो वो लिजर्ड है वो दीवार पे नहीं है, उसका नेक्स्ट फ्रेम क्या है, अगला फ्रेम है मेरे ऊपर कूदती हुई है। इस वजह से वो उसी फ्रेम को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो दीवार पे पड़ी हुई छिपकली को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो उस फ्रेम को रिस्पॉन्ड कर रहा है जो उसके ऊपर आ रही है। क्लियर है? सो मेनी टाइम्स आपको पब्लिक स्पीकिंग का अगर फोबिया है, जैसे मुझे बहुत रहा, तो मेरे को पता है क्या इमेज चलती थी। मेरी इमेज ये चलती, जैसे मैं स्टेज पे खड़ा हूं और सब लोग हंस रहे हैं सामने, या फिर मैं भूल गया हूं और मैं ब्लैंक हो गया हूं स्टेज पे। ये इस विजुअल को मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता था। इस विजुअल को मैंने चेंज किया कई एनएलपी की टेक्निक से। अब पता है क्या इमेजिन करता हूँ, कि मैं स्टेज पे बिल्कुल सही फिजियोलॉजी में खड़ा हूँ और लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और क्लैप लगा रहे हैं। ये आज की डेट में विजुअल है जो मुझे ड्राइव करता है। ऑफ कोर्स इतना सिंपल नहीं है, मगर मेन शिफ्ट यही है कि आपके सबकॉन्शियस अगर राइट विजुअल्स आपको सेंड करने लगे, तो आप देखिएगा कि आप डिफरेंट बिहेवियर्स अपने अंदर पैदा करने लगेंगे। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस में, मेटा कॉन्शियस में आवाजें भी पड़ी हैं। एक तो आवाज वो जो मैं बोल रहा हूँ, तो जो बाहर से जो आवाजें आपके मन में जाती हैं वो तो कॉन्शियस की आवाजें हैं, लेकिन आप ये जानते हैं ना, आपके अंदर भी बहुत सारी आवाजें चलती हैं, जो आवाजें कभी बचपन में पिताजी ने कह दिया था, यू आर नॉट इनफ, यानी कि तुम्हारे बस का नहीं है, वो आज भी अंदर चल रहा है। या फिर परिवार में बार बार बड़े भाई या छोटे भाई से आपको बार बार कंपेयर किया जाता था, वो कंपैरिजन का पैटर्न आज भी आप अपने आप को वैल्यूएबल मानने के लिए किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ता है। कभी सोशल मीडिया पे जाके कंपेयर करते हो, कभी सैलरी कंपेयर करते हो, कभी अपने लुक कंपेयर करते हो, कभी अपनी बॉडी कंपेयर करते हो। हमेशा आपको अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए किसी से कंपैरिजन जरूरत है, वरना आप वर्दी फील ही नहीं कर सकते। यू ऑलवेज वांट कंपैरिजन। उसके रिश्ते कितने बढ़िया चल रहे हैं, उसकी गाड़ी कितनी बढ़िया, उसकी नौकरी कितनी बढ़िया, उस दोस्त को देखो इसके इंस्टाग्राम पे कितनी ग्रोथ बढ़िया चल रही है, मैं तो कहीं इतना ग्रो नहीं कर रहा, मैं तो इतना बढ़िया हुआ करता था, मैं क्यों इतना ग्रो नहीं कर रहा। ये कंपैरिजन की आवाजों को बंद कीजिए दोस्तों, ठीक है? मैं आपको, कई बड़े से बड़े ऐसे सेलिब्रिटी रहे हैं जिनको मैंने कोच किया है, और मैं आपसे कह दूं कि लोग उतने खुश नहीं है जितने वो आपको उनके इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं। ठीक है? ना इतने सुंदर है रियल में जितने वो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं। आप बेकार में टेंशन ना लें जिंदगी में। एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। बट कई बार ये आवाजें जो अंदर चलती हैं, ये हमें बहुत रोकती हैं। वी नीड टू डील विद दिस वॉइसेस। हमें इन वॉइसेस के साथ में डील करना सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेटा कॉन्शियस को क्लियर करना जरूरी है, एंड देन इम्प्लांट गोल इन मेटा कॉन्शियस। जब भी आप कोई गोल पूरा करना चाहते हैं, उसको कॉन्शियस पे ना रखें। वी हैव टू पुट इट इनसाइड। तो आप उसको इम्प्लांट करना पड़ेगा, और वो इम्प्लांट तब तक नहीं होगा जब तक आप जगह खाली नहीं करेंगे, अपनी पुरानी कंडीशनिंग को खाली नहीं करेंगे, तब तक वहां जगह नहीं बनेगी। कैसे खाली करना है अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्लियर है? तो ये आपका मेटा कॉन्शियस है जो आपको गोल अचीव करवाएगा, कॉन्शियस नहीं करवाएगा। मतलब ऐसा समझे, सपोज आपको स्विमिंग करनी नहीं आती, ठीक है, और अब आप क्या करते हैं, जाकर के स्विमिंग पे किताब पढ़ लेते हैं। ठीक है? और पूरा कैलकुलेशन बिठा लेते हैं कि भाई स्विमिंग की कंडीशन ये है कि जितना आपका बॉडी का वेट है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू फ्लोट। तो आपने बकायदा स्विमिंग पूल की डेंसिटी, पानी की सब कैलकुलेट करके, अपना वेट पेट लगा के आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि इतना पानी डिस्प्लेस करना होगा। मुझे बताइए, ये करने से आपको गोल्ड मेडल मिलेगा क्या? विल यू गेट द गोल्ड मेडल? हो सकता है मिल जाए, अगर स्विमिंग पे डिबेट हो तो। लेकिन पानी में मत कूदना। ठीक है? क्योंकि आपके कॉन्शियस ने तो स्विमिंग को सीख लिया है, लेकिन आपका मेटा कॉन्शियस जो बॉडी को कंट्रोल करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है कि स्विमिंग क्या होती है। इसलिए कई बार जो आप सुबह उठना चाहते हो, जो आप जिम जाना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, ये सब कॉन्शियस पे ही चल रहा है। मेटा कॉन्शियस तो इंगेज ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बीच में लेयर है, वो जो फिल्टर लगा हुआ है, वो फिल्टर गोल को वहां तक जाने नहीं देता है।
आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी चाइल्डहुड के ट्रोमास, चाइल्डहुड की कंडीशनिंग, इमोशनल बैरियर्स, बैड कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके, ठीक है, आपकी थिंकिंग स्टाइल्स, ये सब चीजें फिल्टर का काम करती हैं। क्लियर है जी? इंसान के जीवन में दोस्तों सिर्फ तीन प्रॉब्लम है, ओनली थ्री प्रॉब्लम्स। पता है वो तीन प्रॉब्लम क्या है? ओनली थ्री प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ। बता सकते हो क्या है तीन प्रॉब्लम? ओनली थ्री प्रॉब्लम्स, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो आपका पास्ट आपके लिए प्रॉब्लम है, या फिर आपका प्रेजेंट आपके लिए प्रॉब्लम है, या फिर आपका फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम है। इंसान की प्रॉब्लम तीन ही स्थितियों में है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट प्रॉब्लम होने का मतलब है कि ये सारी कंडीशनिंग, वो जो सबकॉन्शियस में आपने अपना कंडीशन माइंड बनाया है, वो माइंड ही आपके खिलाफ काम कर रहा है। प्रेजेंट का मतलब है कि आपके कोपिंग मैकेनिज्म खराब है, यानी कि जिंदगी सिचुएशन पैदा करती है और आप उन सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं। वो जो कोपिंग मैकेनिज्म है, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस, दैट इज कॉल्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स। मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव ब्लेम एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, एक्सक्यूज एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, परफेक्शन एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइडेंस एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, जस्टिफिकेशंस, कंप्लेन एज ए कोपिंग, विक्टिमहुड एज ए कोपिंग मैकेनिज्म। ज्यादातर लोगों ने अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस और रिजल्ट के प्रति खराब कोपिंग मैकेनिज्म्स बना के रखे हुए हैं। और मैं इसमें आपकी गलती नहीं कहता, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कोपिंग मैकेनिज्म है क्या। ये पता ही नहीं कि जो करंट भी है वो कहाँ से आ गए, उनका ही सोर्स नहीं पता कि कहाँ से आ गया। ट्रिगर्स नहीं पता कि क्या चीज मेरे अंदर गलत चीजें ट्रिगर करती हैं, किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। और तीसरा क्या है? फ्यूचर। दोस्तों, दुनिया आपका प्रेजेंट खराब कर ले, पास्ट खराब कर दे, लेकिन फिर भी एक चीज आपके पास में रह जाती है, और वो है आपका फ्यूचर। और इंसानी जीवन की सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? जब उससे उसका फ्यूचर भी छीन लो आप। आपके न्यूरॉन्स फ्यूचर रखने के लिए प्रोग्राम्ड है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स को फ्यूचर चाहिए। अगर आपके न्यूरॉन्स को फ्यूचर दिखना बंद हो गया, उसे भविष्य दिख नहीं रहा है, या तो बिल्कुल ब्लैंक है वो, डार्कनेस में है, अंधेरा दिख रहा है, या फिर पेनफुल दिख रहा है कि फ्यूचर में सफरिंग है, पेन है, तो जैसे ही आपको फ्यूचर डार्क में दिखाई देता है और पेनफुल दिखाई देता है, आपके न्यूरॉन्स एग्जिट प्लान कर देते हैं। और एग्जिट दो तरीके से होती है। एक होती है डायरेक्ट एग्जिट, जिसमें लोग सुसाइड करते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट एग्जिट, जिसमें पहले व्यक्ति गलत आदतों से एक जानलेवा बीमारी पैदा करता है, फिर उस बीमारी से एग्जिट लेता है। ये दो ही तरीके हैं एग्जिट लेने के। जो व्यक्ति भविष्य खो देता है, वो एग्जिट प्लान कर देता है। इसलिए जब आप कई बार किसी के प्रेजेंट में गाड़ी घोड़े बंगले देखते हैं और फिर भी उसको सुसाइड करते हुए देखते हैं, तो लोग हैरान होते हैं कि इसने कैसे कर लिया। जी नहीं, सुसाइड प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर का मुद्दा है। आपके न्यूरॉन्स को होप खत्म हो गई है, जीने का मकसद चला गया, क्योंकि फ्यूचर नहीं है कुछ, या डार्कनेस के अंदर है। फ्यूचर में शेम है, फ्यूचर में गिल्ट है, पेन है। क्लियर? तो एक चीज लिखें जो हमें लगातार अपनी लाइफ में करनी चाहिए। नंबर वन, रिपेयर योर पास्ट। अपने पास्ट को लगातार रिपेयर करते चलें। आप अपने घर के एसी की सर्विस कराते रहते हो, आप अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हो, लगातार वो मैसेज आ जाता है अपडेट योर मोबाइल। हर साल एक नया आईफोन वर्जन लॉन्च कर देता है, आपका कौन सा वर्जन चल रहा है? आपका अपडेट कब हुआ था? आईफोन तो कर लिया अपडेट, आई का क्या? वही 2010 का मॉडल, 2002 का मॉडल चल रहा है। पहले 12 13 साल 15 साल में प्रोग्रामिंग फिक्स हो गई, और वही मॉडल, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है 15 साल से 20 साल से, कोई चेंज ही नहीं किया। दुनिया तो बदलती जा रही है, आपकी टेक्नोलॉजी वही पुरानी है। रिपेयर योर पास्ट, अपने पास्ट को रिपेयर करते चलें। सेकंड, प्रिपेयर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करते चलें। एंड एम्पावर योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को एम्पावर करें, आपके जीवन में होने वाले इवेंट्स के प्रति राइट कोपिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप करना चालू करें। ठीक है? तो एक चीज मैं अभी सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू रिपेयर योर पास्ट। अपने पास्ट को कैसे रिपेयर करें। पानी वानी पी लीजिए, रिसेट हो जाइए। 11 मिनट का मेडिटेशन रहेगा लगभग,
तो थोड़ा फोकस चाहिएगा। और मैं पहले ही कह दूं, ये एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स का या चैप्टर्स का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअली एडवांस एनएलपी की टेक्निक होती है। कोरोना से पहले मैं भी इसको फाउंडेशन में नहीं पढ़ाता था। कोरोना से मैंने इसको फाउंडेशन में इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि कई बार सब लोग एडवांस कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है जो आप लेकर के अपने साथ एज ए गिफ्ट जा सकते हैं। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, 10 मिनट का ब्रेक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में अभी तुरंत 2 मिनट का ब्रेक ले ले, भले ही 10 मिनट का ब्रेक, बिल्कुल कट टू कट है ये वर्कशॉप, ठीक है। टाइम कम है अपने पास। तो लेकिन सीरियसली कीजिएगा इसको। कई बार हमारा जितना पैसा लगा होता है उतना ही हमारा कमिटमेंट आता है।